स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परमाणु संरचना। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में सम इम्पोर्टेंट गैसेस के बारे में बताया था। उसके पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का स्टार्टअप किया था, है ना, इसमें केमिस्ट्री होता क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परमाणु संरचना। परमाणु यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम बार बार नाम सुनते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके जस्ट बाद हमारा आएगा पीरियडिक टेबल, कैसे कैसे करके हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले हम बात जानने की कोशिश करते हैं कि परमाणु होता क्या चीज़ है। इट मीन्स एटम होता क्या चीज़ है, जिसको हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, है ना। अणु भी होता है, तो परमाणु और अणु में क्या डिफरेंस है, पहले इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम का। एटम होता क्या चीज़ है? एक होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये एटम जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो याद रखिएगा, एटम जो होता है वो हमेशा एलिमेंट्स का होता है और मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, एटम को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। क्लियर है? और मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं अणु। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? तो वो होता है कंपाउंड, मतलब मिलके बना नहीं होता है, किसका हिस्सा होता है? तो वो होता है कंपाउंड का। क्लियर है? कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, ठीक है, और एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, इसमें सबसे छोटा से छोटा हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है? यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा एटम। और किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। बात समझ में? मतलब क्या हो गया कि अगर इस एटम और अगर हमें मॉलिक्यूल्स में अगर डिफरेंस पता करना है तो हमें ध्यान रखना होगा एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो अकेला होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो होता है जैसे कि Na, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? ये सब हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। बात समझ में ना? और अगर मैं बात करूं कंपाउंड, इट मीन्स यौगिक, तो यौगिक क्या होता है ना? तो ये होता है जैसे कि H2O, NaCl, CO2, H2SO4, तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? ये सब हमारा कहलाता है कंपाउंड। इट मीन्स यौगिक। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कई बार इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा नॉलेज कितना अपडेट है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आज तक हम ये जानते थे कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा तत्व होता है ना, सबसे छोटा हिस्सा होता है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब हमको पता चल चुका है कि एटम जो है वो सबसे छोटा हिस्सा नहीं है। और 2017 के आसपास में एक नया रिसर्च हुआ और उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है क्वार्क। याद रखिएगा ये क्वार्क। एक सेकंड, मैं एक दूसरे मार्कर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। तो ये जो होता है क्वार्क जो होता है, ये होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण। टू 2017 के आसपास में खोज करके इसको पता लगाया गया। सबसे पहले जैसे कि कोई भी चीज़ों पर रिसर्च जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाँ, सबसे पहले ऐसा माना गया कि जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है। धीरे धीरे और नए रिसर्च होते चले गए और उसके बाद फिर जाकर के समझ में आया कि नहीं, इसके अंदर में और भी होते हैं। क्या होते हैं बताइए? हमें पता होता है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। हमने धीरे धीरे एटम के बारे में जाना था। एटम के बाद फिर हमने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। बात समझ में आया कि नहीं? और मुझे लगता है कि सारे बुक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दिया हुआ है ना। और हमें पता है कि हाँ, सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आज पता चल रहा है कि नहीं, इसके अलावा पॉजिट्रॉन भी होता है, पाई मेसॉन भी होता है और बहुत सारे कण होते हैं छोटे छोटे, है ना। इसके छोटे हिस्से होते हैं। लेकिन अभी
जो सबसे छोटा हिस्सा जो रिसर्च करके सामने में लाया गया है वो कौन सा है, तो वो क्वार्क है। बात क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन है? चलिए ध्यान से देख लीजिएगा इसे, फिर मैं थोड़ी सी बातें और बताता हूँ इसके एटम्स के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स देखिएगा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो सबसे छोटा कण है वो कौन सा खोजा गया है, तो हमें पता है कि वो क्वार्क है। ठीक है, ये तो थी बेसिक कुछ जानकारी, है ना। और तत्व जो होता है वो हमेशा अकेला होता है, एलिमेंट्स जो होता है वो हमेशा अकेला होता है, लेकिन कंपाउंड जो होता है, यौगिक जो होता है, वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया H2O, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो है हमारे, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एलिमेंट नहीं होकर के ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं जल, इट मीन्स वाटर, है ना। और अगर मैं बात करूं NaCl, तो ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यौगिक। क्लियर। लेकिन वही अगर सोडियम अगर अकेला है कहीं पर दिया हुआ और क्लोरीन अकेला अकेला है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट। अगर ये दोनों एक साथ मिल गया और कोई नया पदार्थ बना दिया, कोई नया आइटम बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कंपाउंड कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। हाइड्रोजन अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन अकेला है तो भी, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन जब यही दोनों मिल करके H2O बना देता है, इट मीन्स ये क्या करेगा, याद रखिएगा, ये भी गैस है और ये भी गैस है। बात समझ में आया कि नहीं। और जैसे ही दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, तो वो क्या बनाएगा, वो एक लिक्विड का फॉर्म ले लिया, वो एक द्रव बन गया। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि दोनों गैस मिल करके क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो जो हमारा दोनों का दोनों जो गैस के फॉर्म में था, तो जब तक दोनों गैस के फॉर्म में था और अलग अलग था, तब तक वो क्या कहलाया, वो हमारा एलिमेंट कहलाया। लेकिन जैसे ही वो एक साथ मिल करके बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाएगा। अब आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं, मतलब तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एटम के बारे में कुछ और बातें। और याद रखिएगा, और कुछ अपडेट ना हो, लेकिन आपको जो भी नए अपडेट्स आते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारे इन्हीं अपडेट्स से लेकर के बनते हैं। जैसे अभी सबसे छोटा कण क्या है, क्वार्क है। क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूँ एटम के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एटम की खोज की किसने थी, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो खोज किया था, है ना, डिस्कवर्ड बाय डेमोक्रिटस। क्लियर। मतलब क्या हो गया कि इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, खोजकर्ता किसके, एटम के, इट मीन्स परमाणु के। तो ये कौन थे, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये जो होता है सबसे छोटा कण जो है वो एटम। लेकिन क्या हुआ, बदलते समय के अनुसार ये सारी चीज़ें बात सामने आती चली गई कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर हमें उसका बहुत सारे और भी रिसर्च हुए, फिर जाके हमें पता चला कि क्वार्क होता है सबसे छोटा का, है ना। तो साइंस जो है वो एक्चुअली रिसर्च का सब्जेक्ट है ना। आज हो सकता है कि कोई थ्योरी दी गई हो और काफ़ी सालों तक सही सही चल रही है, लेकिन क्या होता है, काफ़ी सालों के बाद फिर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं और फिर जा करके अगर उसमें कुछ चेंजिंग आता है तो फिर एक नया थ्योरी बन जाता है ना। लेकिन पुराने वाले को गलत नहीं बोल सकते। जैसे जब हम पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों ने, जैसे डोबेराइनर ने दिया सबसे पहले, है ना, उसके बाद फिर जा करके जो हमारे हेनरी मोसले ने दिया, जो कि हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, है ना। तो मेडलिफ ने दिया था इसके बीच में। तो सबने अपने अपने तरीके से अरेंज किया और सबने उस पीरियडिक टेबल को अपने अपने तरीके से अरेंज किया। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सबका अपना अपना लॉजिक था, सबका अपना अपना लॉजिक काफ़ी हद तक सही था, लेकिन क्या हुआ, नए रिसर्च होते चले गए और कुछ ना कुछ उसमें जो गलतियाँ थी, जो त्रुटि थी, उसको सुधार किया गया। और जैसे ही जो भी मिस्टेक्स वगैरह थे उसको जैसे ही इम्प्रूव कर लिया गया, उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते वो थ्योरी जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो वैसे ही ये तो डिस्कवर्ड बाय डेमोक्रिटस, याद रखिएगा, ये तो था, है ना, जिन्होंने खोज किया था। और एक एटॉमिक थ्योरी भी दिया था। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, तो अगर मैं बात करूंगा
एटॉमिक थ्योरी, है ना, परमाणु सिद्धांत। तो अगर मैं बात करूं कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा सर जॉन डाल्टन ने, है ना, जॉन डाल्टन ने। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं, क्या, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। लेकिन अब कब दिया था इन्होंने, 1808 में दिया था, इट मीन्स 1808 में दिया था। क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, परमाणु सिद्धांत का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से करके वो अरेंज रहता है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हमारा जो एटॉमिक थ्योरी था ये दिया था सर जॉन डाल्टन ने, और ये 1808 में दिया था। बात समझ में आया कि नहीं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि समय के अनुसार रिसर्च होते होते हमें पता चल गया कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या ऐसा है क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही बार में रिसर्च करके निकाल दिया गया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है? नहीं, वो समय के अनुसार धीरे धीरे करते करते नए नए, है ना, एक्सपेरिमेंट्स होते चले गए और फिर जा करके उनको ढूंढ करके निकाला गया। चलो, तो मैं आपसे बात करता हूँ कि अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास में एक एटम होता है, तो ये एटम, ये जो अगर मान लीजिए किसी हमारे पास में ये एटम है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर जाकर के एक और होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऐसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दर्शाया जाता है, प्रोटॉन को इस तरीके से दर्शाया जाता है, और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, सॉरी, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है कि नहीं। इसे मैं अगर हिंदी में यहाँ पर लिख दूँ तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा प्रोटॉन, और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं। अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, प्रोटॉन के बारे में किसने बताया, तो बिना देर किए हुए और बिना कहानी बताए हुए मैं डायरेक्ट आता हूं टॉपिक पर कि सबसे पहले जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, या कहीं कहीं पर टॉमसन भी लिखा रहता है। बात समझ में आया कि नहीं। उसके बाद फिर अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसके बारे में बताया था जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक। क्लियर है, या कहीं कहीं पर डायरेक्ट चैडविक भी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया सर, तो थॉमसन ने किया या टॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। बात समझ में आया कि नहीं। क्लियर है, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था। क्लियर है। अब आपको एक खास बात याद रखना है, यहाँ पर एक ट्रिक होता है, और वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से ये सारे नाम याद रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या ले लिया, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मैंने ले लिया ई, है ना, ई ले लिया, प्रोटॉन का मैंने प ले लिया, और न्यूट्रॉन का मैंने न ले लिया। बात समझ में है, मैंने क्या क्या लिया, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का प और न्यूट्रॉन का न।
ठीक है। इसकी खोज की थी थॉमसन ने, तो मैंने डाल दिया ईंट। टॉ वर्ड मैंने कहाँ से लिया, तो जो इसके खोज करता थे उनके नाम का फर्स्ट लेटर, तो मैंने ले लिया टी से टॉ, ईंट। र से रदरफोर्ड, मैंने इसमें ले लिया र, और इसमें चैडविक का च ले लिया, और हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है ना। न्यूट्रॉन का न ले लिया या ना कर दीजिए इसको, है ना। अब आप देखो कि आपके सामने में एक छोटा सा ट्रिक आ गया। अब इस ट्रिक का यूज़ करके क्या है, हम इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। ईंट पर नाच, बात समझ में आया कि नहीं। ये एक बनाया हुआ अपनी तरफ से एक छोटा सा ट्रिक है। मतलब क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो थॉमसन ने किया या थॉमसन ने किया, और आपको पूरा नाम याद रखना है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, तो इसको क्या हो जाएगा पर। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने किया, यानी जेम्स चैडविक ने किया। तो ईंट पर नाच, ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया, और इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो आसानी से इन सारे साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं, है कि नहीं। बहुत आसान सा ट्रिक है। ट्रिक हमारे लिए ज़रूरी होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ट्रिक का यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, वो सब क्या करते हैं, इतने सारे चीज़ों को याद रखना, है ना, अपने दिमाग में भर के रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उस टाइम में क्या करते हैं, वो ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक का यूज कीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर है। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किया गया, ठीक है। इसी बीच में एक और आया था, और वो क्या आया था, वो न्यूक्लियस आया था। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं आपसे बात करूं इस तरीके से करके, अगर हमारा परमाणु होता है, तो जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है ना, ये सेंटर वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, यही न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है ना। बायोलॉजी में भी हमने पढ़ा था, इसको केंद्रक बोलते थे, और केमिस्ट्री में हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं हिंदी में नाभिक, जो कि किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कैसे होता है, अभी हम 2 मिनट में समझेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर न्यूक्लियस की खोज कितनी की थी, तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी तो हम, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की खोज यानी कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। मतलब जिसने प्रोटॉन का खोज किया था, उन्होंने क्या किया था, नाभिक के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसे जरा एक बार नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, है ना, किस किस तरीके से करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम 2 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। चलो चलिए, तो अब देखते हैं कि किस किस तरीके से करके ये अरेंज रहते हैं। तो अरेंज रहने की जहाँ तक बात है, तो कुछ इस तरीके से करके इसका स्ट्रक्चर होता है ना। और यहाँ पर जो होता है, ये जो मैंने आपको बताया था अभी अभी, क्या नाम बताया इसका, नाभिक। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है ना। और इसके चारों तरफ और भी बहुत सारी कक्षाएं होती है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि किसमें कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। 2 मिनट उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं जरा आपको इसका द्रव्यमान और चार्ज भी बता देता हूँ, है ना। तो इट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि मास एंड चार्ज, ठीक है। इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान और आवेश। याद रखिएगा, है ये बहुत छोटा सा कण, है ना, और बहुत ही छोटे से कण का द्रव्यमान निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उस सबका द्रव्यमान जो होता है वो माइनस में होता है। माइनस का मतलब होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स अगर वैसा मिलेगा तब जा कर के वही 1 kg होगा,
है ना, या फिर 1 ग्राम होगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं मास, और ये हमेशा छोटे कण का जितना भी मास होगा वो हमेशा किस में होगा, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने सबसे पहले आपसे बात किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था प्रोटॉन के बारे में, फिर मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो अगर मैं द्रव्यमान की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का हो गया। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटॉन का मतलब जो पॉजिटिव वाला जो कण होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जो नेगेटिव वाला कण होगा, और प्रोटॉन का मतलब जो पॉजिटिव कण होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो किस में होगा, वो 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है तो इसका जो मास होता है ये होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। बात समझ में आया कि नहीं। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कुछ 9.1 ऐसा, प्रोटॉन का इतना, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको साथ के साथ में क्या बोला था, चार्ज के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना था, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को हमेशा कूलम में लिया जाता है, और 10⁻⁻19 इट मीन्स क्या है, ये जो है माइनस वाला कण है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, इसलिए इसका चार्ज भी किस में है, माइनस में है। वेट इसलिए माइनस में है बिकॉज ये छोटा कण है कि नहीं, बात समझ में है ना। चलिए, तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं बात करूं कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पहले तो आप ये मुझे बताओ। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है बिकॉज वो उसके ऊपर क्या है, ऋण आवेश होता है कि नहीं। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारा जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, याद रखिएगा इसके ऊपर माइनस में चार्ज होगा, लेकिन प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसका चार्ज होगा प्लस। ये कितना हो जाएगा, कितना कूलम होगा, तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। दोनों पे चार्ज सेम होगा बट चार्ज का वैल्यू सेम होगा, है ना। 19 कूलम, दोनों पर चार्ज का वैल्यू सेम होगा, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज होगा, इस पर क्या हो जाएगा, टोटल उतना ही प्लस चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है सर, इसके ऊपर हमेशा 0 चार्ज होता है। और जानते हैं आप कि इसके ऊपर ये इतना इतना चार्ज क्यों होता है, इतना ही प्लस में और इतना ही माइनस में, ताकि हमारा जो एटम है, हमारा जो परमाणु है वो कैसा हो जाएगा, वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर दोनों का चार्ज अगर बराबर होगा तभी जाकर के वो स्थिर रूप में रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में है। और आपको पता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है, और इसलिए हमारा जो एटम होता है उस पर प्लस और माइनस चार्ज इक्वल होने के कारण वो कैसा हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ में है। तो 2 मिनट लगेगा स्टूडेंट, जरा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका मास और इसके चार्ज को, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिएगा, है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इसके जस्ट बाद मैं आपको बात बताता हूँ कि किस किस तरीके से करके एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट्स के अंदर में जो ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है वो किस तरीके से व्यवस्थित होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा, याद रखिएगा, कुछ कक्ष होते हैं और कुछ क्या होता है, उपकक्ष होते हैं, है ना। इट मीन्स इसका जो है वो कैसा हो जाएगा, कुछ सेल होगा और कुछ सब सेल होगा, है ना। तो अगर मैं सेल की बात करता हूँ तो ये हमारा किस फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, तो ये हमारा जो होता है वो SPDF के फॉर्म में होता है ना, और K-लेमेन के फॉर्म में होता है। तो K-लेमेन जो होता है वो क्या होता है, वो सेल होता है। बात समझ में आया कि नहीं। किस फॉर्म में होता है सर, एक होता है K-लेमेन। सेल जो होगा वो किस फॉर्म में होगा सर,
वो हो जाएगा KLMN और आगे इस तरीके से करके, है ना। और हम सब सेल की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं कक्ष हिंदी में, और इस सब सेल को क्या बोलेंगे, उपकक्ष। बात समझ में है। तो ये किस फॉर्म में होता है, ये SPDF के फॉर्म में होता है, क्लियर है। और किस किस तरीके से करके रहता है तो याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर ये प्रॉब्लम करेगा। उपकक्ष की बात करते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है SPDF, है ना। इस तरीके से करके उपकक्ष होते हैं और इस तरीके से करके कक्ष होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2n² के फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। 2n² का मतलब क्या हो गया कि पहले वाले को, इट मीन्स K को हम क्या बोलेंगे, 1 नंबर, L को क्या बोलेंगे 2, M को क्या बोलेंगे 3, N को क्या बोलेंगे 4। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलोगे सर आपने अभी भी फॉर्मूला बताया 2n², तो 2 इंटू कौन सा कक्ष है ये, K पहला कक्ष होता है, तो 1 का स्क्वायर, और हमें पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। L की बात करते हैं तो 2 इंटू दूसरा कक्ष 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। KL M की बात करेंगे तो M क्या हो जाएगा सर, तीसरा, तो तीसरा कक्ष में क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, KLM, और उसके बाद फिर N में क्या होता है, N में हो जाता है 2 इंटू बोलिए 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इट मीन्स 16, 16 2 जा 32। अगर आपसे पूछा जाएगा कि KLM में कितने कितने तत्व होते हैं, तो आपको बताना है क्या, इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 18, और इसमें होता है 32। 2 8 18 32 ये होता है सेल। अब एक होता है, एक आपने पढ़ा होगा कई बार SPDF, अब समझ में नहीं आता है कि SPDF क्या है और KLM क्या है, तो याद रखिएगा सेल के अंदर में सब सेल होता है SPDF, तो याद रखिएगा इसका जो रूल होता है ये होता है 2 6 10 और 14, है ना। इट मीन्स S में जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर, तो S में हो सकता है 2, P में कितने हो सकते हैं, SP में, P में 6, D में 10 और F में 14। बात समझ में आया कि नहीं। और इन्हीं से मिलके ये बना हुआ है, और वो कैसे बना हुआ है वो मैं आपको यहीं बताता हूँ, ठीक है ना। यानी कि मैं इसको साथ के साथ बता देता हूँ कि अगर ये S है, सॉरी पहले KLM लिख देते हैं, ये K है, ये L है, ये M है और ये N है, तो किस तरीके से करके डिवाइड रहता है वो देख लीजिएगा। K जो होगा उसके अंदर में एक S होगा और वो 2 ही कक्ष होगा। बात समझ में आया कि नहीं। L की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें S और P 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, तो इसमें हमें पता है कितना हो सकता है सर, 2 हो सकता है, P में कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। M की बात करेंगे तो इसमें कितना रहेगा सर, इसमें 3 रहेगा, कौन कौन सा, S P D, तो S में कितना रहेगा 2, P में मैक्सिमम कितना हो सकता है 6, और D में मैंने कितना बताया 10, क्लियर। और मैं N की बात करूंगा तो 1 2 3 और 4, तो ये S P D F, S में कितना होगा 2 होगा, P में कितना होगा 6 होगा, D में कितना होगा 10 होगा, और F में कितना बताया था 14। अगर आप इन सब का कैलकुलेशन करोगे, आप जब इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 2, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 8, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 18, और इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 32। बात समझ में आया कि नहीं। वही हम इसके बारे में बोलते हैं कि हाँ इसमें इस तरीके से करके इलेक्ट्रॉन जो होता है तो सेल और सब सेल में डिवाइड रहता है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि KLMN क्या है, SPDF क्या है, तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं, KLMN का सब सेल है SPDF। बात समझ में आया कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछा जाएगा कि N में कितने होंगे, तो सर N में 32 होंगे, तो कैसे कैसे करके होंगे, तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, और इस तरीके से करके ये डिवाइड रहता है ना, कक्ष और उपकक्ष में रहता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको जरा एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। SPDF, याद रखिएगा एक बात और कि अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे भारी तत्व जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन,
फिर आता है प्रोटॉन और फिर आता है इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, मास के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर आपसे कोई पूछ देता है डायरेक्टली तो आपको मास का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान के अनुसार न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे ज़्यादा भारी होता है, प्रोटॉन उससे हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर जाकर के हम आगे का कुछ टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलिए। के एलिमेंट कक्ष आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसी भी चीज़ का परमाणु संख्या क्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, और फिर जाकर के देख लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है ना, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, और फिर हम बात कर लेते हैं कुछ, है ना, जो पॉजिट्रॉन है और न्यूट्रिनो है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो परमाणु संख्या होता है वही जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन की संख्या, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी तत्व का अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का, है ना। तो कार्बन में 6 परमाणु संख्या और 12 जो होता है उसका द्रव्यमान होता है। इट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो अगर मैं इस पर बात करूं तो आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू, यानी कि इसमें जो परमाणु संख्या होता है यही कहलाता है एटॉमिक नंबर। बात समझ में आया कि नहीं? इट मीन्स परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। क्लियर है? और जब भी किसी एलिमेंट को इस तरीके से करके लिखा जाता है तो ये होता है परमाणु संख्या और ये होता है उसका द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर है? और जितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं? कब? जब कोई भी तत्व न्यूट्रल होता है ना, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। तो उस दौरान क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या भी होता है। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या सामान्यतः बराबर होती है, जनरली इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कब, जब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है, यानी कि कहीं से उसको मिल जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, उसमें कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो उसका होता है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से करके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बात समझ में आया कि नहीं? और चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और याद रखिएगा, जितना प्रोटॉन होगा, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तभी जा करके प्लस और माइनस उसमें बराबर रहेगा। इट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल रहेंगे, और जब दोनों इक्वल रहेंगे तो पदार्थ जो होगा, यानी कि हमारा जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल कब होगा, जबकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? जैसे कि अब मैं कार्बन 6-12 की बात करता हूँ, आपसे पूछा जाएगा सर प्रोटॉन कितना है इसमें, तो आपको बताना है 6, क्योंकि प्रोटॉन की संख्याएं क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। इट मीन्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या कहलाता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है? बात समझ में आए? न्यूट्रॉन की संख्या सर इसमें कितना है, तो वो भी 6 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो वो भी 6 है। अगर मैं जेड, इट मीन्स इसको द्रव्यमान को जेड से दिखाया जाता है, जेड इज इक्वल टू पी प्लस एन, इट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इट मीन्स 6 + 6, तो हमारा द्रव्यमान कितना आ जाता है, जेड आ जाता है 12। बात समझ में आया कि नहीं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर होगा। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को एक बार बता देता हूँ। अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता हूँ, सोडियम की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम। तो सोडियम का हमें पता है कि परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। बात समझ में आया कि नहीं? और द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका जो मास होता है ना 23 होता है। बात समझ में आया कि नहीं?
इट मीन्स इसके डबल से एक ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो 11। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, Z-P कर देंगे, तो 23 - 21 तो कितना आ जाएगा, होना चाहिए था 11 लेकिन हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें, 12 हो गई, है ना। जेड की बात की जाएगी यानी कि द्रव्यमान की बात की जाएगी तो कितना हो गया, 21। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। याद रखिएगा संख्या बराबर जरूर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कहीं से गेन कर सकता है। तो कोई भी जो एलिमेंट है अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या कहीं से गेन करता है, इट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन का दान करता है या फिर कहीं से रिसीव करता है, प्राप्त करता है, गेन करता है, तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, है ना। चलिए अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि मैं अगर आपसे Na पॉजिटिव का पूछ देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो सर आप प्रोटॉन तो हमेशा 11 ही बताओगे। बात समझ में है कि नहीं। Na पॉजिटिव की बात करते हैं, इट मीन्स हमने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं। तो एन प्रोटॉन जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 11 ही होगा। जितना इसका परमाणु संख्या है उतना ही रहेगा, है ना। बात समझ में आया कि नहीं। न्यूट्रॉन जो होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के द्रव्यमान बनाते हैं। न्यूट्रॉन कितना निकला था अभी, 12। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो होना चाहिए था 12। कितना होना चाहिए था, 12, सॉरी 11 होना चाहिए था, है ना। लेकिन अभी होगा कितना इसमें, तो इसमें होगा 10। क्यों, क्योंकि वो क्या है, Na पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से दान कर चुका है। बात समझ में आया कि नहीं। वैसे ही Cl क्लोरीन का हमें पता है 17 होता है और ये 35 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन का द्रव्यमान 17, 34 कुछ होता है, तो 35 एवरेज लेके चलते। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है ना। ये आप पहले वाले की तरह बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर अगर बात की जाएगी, पहले वाले की तरह निकाल सकते हैं, मतलब अगर आपसे पूछ जाएगा प्रोटॉन की संख्या कितना है, 17 है सर, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 35 - 17 यानी कि 18 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात की जाएगी तो बताइए, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना प्रोटॉन होगा, इट में 17 ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर से, आपको पता है क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है कहीं से। तो अगर पूछा जाएगा प्रोटॉन तो इसमें बता देना 17, न्यूट्रॉन तो इसमें बता देना 18, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 18। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं था लेकिन यहाँ पर Cl नेगेटिव लग गया। इट मीन्स क्या किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर रखा है। और कहाँ से गेन किया होगा, जिसने उसको डोनेट किया होगा। और किसने डोनेट किया है, तो हमने अभी अभी देखा Na ने, यानी कि सोडियम ने डोनेट किया है। और यही कारण है कि ये मिलकर के बन जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है NaCl। बात समझ में है कि नहीं, क्लियर है। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और क्लोरीन क्या करता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। कैसे कैसे डोनेट करता है, कौन कर सकता है, कितना कर सकता है, ये अभी हम जस्ट अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आते हैं। ठीक है, बात समझ में किस किस तरीके से करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इन सबको एक एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, देखिएगा, है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और एक होता है E+, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। और इसका एक और नाम हो जाता है एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं। इसे हम किस नाम से जानते हैं,
एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? इसका क्या नाम है? E प्लस। ठीक है, पॉजिट्रॉन इसको बोलते हैं। इसका सिंबल जो हो जाता है वो क्या होता है? और दूसरी बात, इस पे चार्ज कैसा रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे कैसा चार्ज रहेगा? तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, सिंबल जो होगा E प्लस, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं PET, है ना? इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, PET स्कैन जिसको बोलते हैं, या फिर हम इसको CT स्कैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैट स्कैन या CT स्कैन। क्या काम होता है इसका? पॉजिट्रॉन का यूज क्या है? डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर का पता लगाने के लिए पॉजिट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, पेट स्कैन इसको बोलते हैं। ठीक है ना? एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इसका नाम क्या बोल दिया? पॉजिट्रॉन, यानी एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? और इसका मास कितना होता है? अगर आपसे इसका मास पूछा जाएगा, है ना, मास इट मीन्स द्रव्यमान। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, तो आपको बताना है जस्ट इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। बात समझ में है कि नहीं? किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलिए, अब मैं इसके बाद बताता हूँ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स तो हमने देख लिया, पॉजिट्रॉन होता है ना? इसके बाद फिर हम बात करते हैं एक कि जो हमारे पास में न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है, यानी कि न्यूट्रॉन का एक और होता है ना? न्यूट्रॉन के जैसा ही होता है बोल सकते हैं, और उसे कहा जाता है न्यूट्रिनो। ठीक है, अब आपको एक बात तो पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना? प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है ना? लेकिन न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है ना? क्लियर है? लेकिन इसका मास जरूर होता है। इसका क्या होता है? मास जरूर होता है। क्लियर है? और मास किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। तभी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? द्रव्यमान बनाते हैं, और दोनों जस्ट कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि न्यूट्रॉन जो है वो मिलकर के, सॉरी, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, तो वैसा ही एक और नया तत्व खोजा गया था, उसका नाम क्या था? न्यूट्रिनो। इसका क्या नाम है? न्यूट्रिनो। और इसके बारे में, न्यूट्रिनो के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? तो पाउली ने बताया था। किसने बताया था? पाउली, है ना? डिस्कवर्ड बाय, है ना? इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो पाउली थे। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं? किस टाइप का ये न्यूट्रिनो था? तो याद रखिएगा, ये है चार्जलेस, और प्लस साथ के साथ में मासलेस। इट मीन्स कि न्यूट्रिनो जो है उस पर क्या है कि कोई चार्ज नहीं है। इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं आवेश रहित। रहित का मतलब ये नहीं कि उसमें रह रहा है, उसमें नहीं है वो चीज़ें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आवेश रहित। और मासलेस, इट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान रहित। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो आवेश रहित और द्रव्यमान रहित। इट मीन्स न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल्स, एक ऐसा कण है जिसमें क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, और प्लस कोई भी मास नहीं होता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एटम्स के अंदर में है। यानी कि एटम्स जब ब्रेक डाउन होता है, जब टूटता है, तो हमें क्या होता है? कहीं ना कहीं पॉजिट्रॉन भी मिलता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिनो भी मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कण है, पार्टिकल्स है जिसमें, जो कि चार्जलेस और मासलेस है, यानी कि जिसपे ना आवेश होता है और ना ही उसका कोई द्रव्यमान होता है, तो वो कौन सा है? न्यूट्रिनो।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स है वो तो हमको पता है, पॉजिट्रॉन है ना, अभी अभी हमने देखा था। चलिए, तो ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जस्ट थोड़ी सी जानकारी, है ना। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परमाणु मॉडल में किस किस ने, है ना, किस किस तरीके से करके मॉडल दिया था, है ना। नील्स बोर ने दिया था, फिर डाल्टन ने क्या बताया था, किस किस तरीके से करके होता है। और उसके बाद फिर हम बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। और फिर जा कर के हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि कुछ इस टाइप के होते हैं जिसमें से कि कुछ रेस वगैरह निकलती रहती है, अल्फा बीटा गामा रेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्लास के वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, केमिस्ट्री का ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, थैंक यू।